नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी कहानी करीब 300 साल तक दक्षिण भारत में गूंजती रही। एक ऐसा साम्राज्य जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं शानदार विजयनगर साम्राज्य की। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के शब्दों से। जरा सोचिए, वो आदमी जब विजयनगर की राजधानी हम्पी पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बस इतना ही कह पाता है, ऐसी जगह तो आंखों ने कभी देखी ही नहीं। मतलब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस शानदार शहर की बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो भूला हुआ दक्षिणी साम्राज्य था, इसका उदय हुआ कैसे? चलिए थोड़ा इसके पीछे के इतिहास और इसकी अहमियत को समझते हैं। देखिए, उस वक्त भारत का नक्शा बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ उत्तर भारत, जहां तैमूर और बाबर के हमलों से उथल-पुथल मची हुई थी, दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में, वहां एक बिल्कुल अलग कहानी बन रही थी। एक स्थिर, एक मजबूत हिंदू साम्राज्य के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और बस इसी मौके ने जन्म दिया विजयनगर को। तो इसकी नींव रखी थी दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने। साल था 1336। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। ये साम्राज्य लगभग 300 साल तक चला। इस दौरान इस पर 4 अलग अलग राजवंशों ने राज किया: संगम, सालुव, तुलुव और फिर अरवेदु। और इन सब की शान थी इनकी राजधानी विजयनगर, जिसे आज हम सब हम्पी के नाम से जानते हैं। अब साम्राज्य तो बन गया, लेकिन उसे बनाए रखना, अपनी धाक जमाना, ये आसान नहीं था। हर बड़े साम्राज्य की तरह विजयनगर को भी कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और यही लड़ाइयां, यही प्रतिद्वंदिता उसके शुरुआती इतिहास की पहचान बन गई। तो आखिर ये सारी लड़ाई थी किस लिए? इसकी जड़ थी एक इलाका, तुंगभद्रा दोआब। अब ये कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ और रणनीतिक इलाका था। इतना जरूरी कि इस पर कब्जा करने के लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच सदियों तक जंग चलती रही। और देखिए, दांव पर सिर्फ उपजाऊ जमीन नहीं थी, बात उससे कहीं बड़ी थी। दांव पर था कोंकण का तटीय इलाका और गोवा का अहम बंदरगाह, मतलब पूरा ट्रेड रूट। और सबसे बड़ी चीज, घोड़ों का व्यापार। पश्चिम एशिया से आने वाले वो बेहतरीन घोड़े जो किसी भी सेना की घुड़सवार टुकड़ी को आप समझिए अजेय बना सकते। इन्हीं लड़ाइयों और संघर्षों के बीच विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे शानदार दौर में पहुंचता है। एक ऐसा दौर जिसे उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दौर था महान कृष्णदेवराय का, जब साम्राज्य अपनी ताकत और संस्कृति के बिल्कुल चरम पर था। और कृष्णदेवराय का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके समकालीन मुगल बादशाह बाबर ने खुद उन्हें पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शासक बताया था। सोचिए, एक प्रतिद्वंदी से ऐसी तारीफ मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कृष्णदेव राय की महानता के 3 बड़े पहलू थे। पहला, वो एक जबरदस्त मिलिट्री जनरल थे जो खुद जंग के मैदान में सेना को लीड करते थे। दूसरा, वो एक कमाल के निर्माता थे जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर, सिंचाई के लिए तालाब और वो अनोखे राय गोपुरम बनवाए। और तीसरा, वो कला और साहित्य के बहुत बड़े पारखी और संरक्षक थे। उनके काम का स्केल कैसा था, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। 188 फीट, जी हाँ, 188 फीट ऊंचा है एकांबरनाथ मंदिर का दक्षिणी गोपुरम, जिसे कृष्णदेवराय ने बनवाया था। जरा कल्पना कीजिए, वाकई में हैरान करने वाला है। और बात करें साहित्य की, तो उनका दरबार तो बस सितारों से भरा था। उनके दरबार में थे अष्टदिग्गज, यानी उस दौर के 8 सबसे महान तेलुगु कवि। और इनमें एक नाम तो सबने सुना ही होगा, अपनी जबरदस्त हाजिर जवाबी के लिए मशहूर तेनालीराम। तो हमने राजा की बात की, लड़ाइयों की बात की, पर इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ राजा के दम पर तो नहीं चलता, है ना? आइए अब उन सिस्टम्स को देखते हैं, उन प्रशासनिक और आर्थिक पिलर्स को जिन्होंने साम्राज्य को सदियों तक थामे रखा। इनका एक बहुत ही अनोखा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसे कहते थे नायंकर प्रणाली। अब ये था क्या? समझिए कि इसमें मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें अमर नायक कहा जाता था। राजा उन्हें एक इलाका दे देता था जहां वो शासन करते थे, और बदले में उन्हें राजा के लिए एक सेना की टुकड़ी हमेशा तैयार रखनी पड़ती थी। अब ये सिस्टम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। इसने लोकल कमांडरों के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
क्या ये कमांडर हमेशा राजा के वफादार रहेंगे? और यही सवाल आगे चलकर साम्राज्य के पतन की एक वजह बना। और पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी। ये साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अमीर था। जमीन से, टैक्स से, व्यापार से, हर तरफ से पैसा आ रहा था। बाहर से आए यात्रियों ने तो यहाँ तक लिखा कि यहाँ के बाजारों में कीमती पत्थरों से लेकर रोज की जरूरत की हर चीज बिकती थी। अरे यहाँ तो हीरा की खदानें थीं, जिन्हें उस जमाने में दुनिया की सबसे अमीर खदानें माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान जरूर आती है। विजयनगर के साथ भी यही हुआ और इसके पतन की कहानी की शुरुआत हुई एक जंग से, एक ऐसी जंग जिसने सब कुछ बदल दिया, तालीकोटा का युद्ध। लेकिन ये पतन रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव कृष्णदेव राय की मौत के साथ ही पड़ गई थी 1529 में। उनके जाते ही अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। 1542 आते आते तो गद्दी के लिए आपस में ही भयानक लड़ाई शुरू हो गई। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाया दक्कन की सल्तनतों ने, जो 1565 में एकजुट होकर विजयनगर पर टूट पड़ी। सिर्फ एक लड़ाई और एक पूरा साम्राज्य खत्म। तालीकोटा की लड़ाई का जो नतीजा निकला वो भयानक था। इसको ऐसे समझिए, लड़ाई से पहले विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था और लड़ाई के बाद उसे महीनों तक लूटा गया, जलाया गया और बस खंडरों में तब्दील कर दिया गया। एक जीती जागती शक्तिशाली राजधानी को मिटा दिया गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत आज भी उन पत्थरों में सांस लेती है जो हमें उसके शानदार अतीत की दास्तां सुनाते हैं। आज वही हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सोचिए, वहाँ 1600 से ज्यादा इमारतें आज भी मौजूद हैं। और हाँ, वो मशहूर पत्थर का रथ भी वही है जो हम सबके 50 रुपए के नोट पर छपा होता है। और तो और वहाँ ऐसे संगीतमय खंबे हैं जिन पर थपथपाने से 81 तरह के अलग अलग सुर निकलते हैं। है ना कमाल की बात? एक बात और, कागजों पर तो ये साम्राज्य 1646 तक चलता रहा, लेकिन सच तो ये है कि इसकी आत्मा, इसकी शान 1565 में अपनी राजधानी के साथ ही खत्म हो गई थी।